हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। मैं वैभव एचडी के क्लासेस से आप सभी का स्वागत है मेरी वीडियोस में दोबारा। चैप्टर 5 हम कर रहे हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंडियन इकोनॉमिक्स का क्लास 12। अब हम कौन से पार्ट में, पार्ट 2 पे। पार्ट 1 में हमने कवर करा था कि ह्यूमन कैपिटल क्या होती है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होती है। हमने सोर्सेज देखे थे ह्यूमन कैपिटल का क्या क्या होते हैं। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, मतलब पार्ट 2 पे चलते हैं आगे के टॉपिक्स पे। लेकिन आगे के टॉपिक्स पे बढ़ने से पहले हम पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, हमारे लिए वो जानना सबसे पहले जरूरी है। एक छोटा सा टॉपिक है, इसे जान लेते हैं पहले कि क्वेश्चन क्या है हमारा। व्हाई इट इज वेरी डिफिकल्ट टू असेस, व्हाई इज डिफिकल्ट टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का जो इम्पैक्ट होता है वो इकोनॉमिक ग्रोथ पे कैसे पड़ता है। जैसे हमने माना कि हमारे देश में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कितनी हो रही है, इतनी, समझ गए। अब लेकिन हमारे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी हो रही है, इतनी। क्यों? हमने तो माना है कि ना जितनी हमारे, जैसे हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ती है तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ती है। लेकिन ये कब होता है ये जानते हैं, यही सबसे मेन आंसर पढ़ना है में। बिकॉज इट इज चैलेंजिंग टू मेजर ग्रोथ इन ह्यूमन कैपिटल। एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम ह्यूमन कैपिटल में ये कैसे जाने कि उसकी ग्रोथ हो रही है। जैसे एजुकेशन, एजुकेशन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ स्कूल ईयर्स। हम एजुकेशन को ऐसे तो मेजर कर सकते हैं कि जो कितने बच्चा वो कितने साल स्कूल गया है, 10 साल, 11 साल, 8 साल, हम ये तो मेजर कर सकते हैं। टीचर पीपल रेशियो, टीचर पीपल रेशियो भी निकाल सकते हैं। मतलब कि जैसे 2 बच्चे हैं एक क्लास में, ये मान लीजिए कि मतलब 5 स्टूडेंट्स हैं, उन पे कितने टीचर्स हैं। हमने मान लिया 1 टीचर, हम मान जाता है हर बच्चे पे कितने पर हेड टीचर आता है। ये जितना रेशियो कम होता है ना उतना ज़्यादा हमारे लिए क्या होता है, अच्छा होता है। जैसे 100 बच्चों पे अगर 2 टीचर हैं तो क्या मान जाएगा, अच्छा मान जाएगा। अगर 100 बच्चों पे 4 टीचर है ये तो क्या मान जाएगा, और अच्छा मान जाएगा। ऐसे 100 बच्चों पे 5-6 टीचर है तो ये क्या मान जाएगा, और ज़्यादा रेशियो अच्छा माना जाएगा। समझ गए। एम्प्लॉयमेंट रेट, हम एम्प्लॉयमेंट रेट से पता कर सकते हैं एजुकेशन क्या है हमारी। बट इट्स डिफिकल्ट टू असेस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा जब हम जैसे एक 12th पास बच्चा है, ठीक है, 12th पास है। अब हम इससे ये कैसे कैलकुलेट करेंगे उसे, जो 12th पास तो हो गया, अब ये कैसे करेंगे कि उसे 12th की जितनी भी सारी पढ़ाई है उसकी सबकी नॉलेज हो। अब ये तो मुश्किल हो जाएगा कि जैसे किसी ने MBA कर रखा है तो मतलब उस पर पूरी उसे MBA आती है, उससे आप कुछ भी करा सकते हैं। नहीं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी होती है कि मतलब उसे कम आता होगा, कुछ ज़्यादा होगा। लेकिन ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये थोड़ा क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, समझे। ऐसी एक और फैक्टर होता है, कौन सा, हेल्थ। हेल्थ भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अब हम इसे मेजर तो कर सकते हैं इन मॉनेटरी टर्म्स, हम पैसा खर्च कर सकते हैं, इतना हमने पैसा खर्च करा, इस पर इतना पैसा खर्च करा हेल्थ पे। लेकिन बट इट्स डिफिकल्ट टू असेस द इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विस। लेकिन हम ये कैसे पता लगाएंगे कि इंप्रूवमेंट कैसे हो रहा है हेल्थ सर्विस में। जैसे अब मैंने कहा कि मेरे सर में दर्द है, अब आप ये तो नहीं बता सकते कि मेरे कितने सर में दर्द हो रहा होगा, हम ये तो कैलकुलेट नहीं कर सकते सामने वाले का। जितनी ज़्यादा हमारी इकोनॉमी की ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की हेल्थ अच्छी होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। लेकिन हम ये कैसे पता लगाएं उनकी मतलब हेल्थ क्वालिटी कैसी है, किसको क्या प्रॉब्लम है, किसको क्या प्रॉब्लम है। अब किसी ने MBA कर रखा है, ग्रेजुएट है वो, अब लेकिन वो बीमार होकर घर में बैठा है, वो काम पर नहीं जा रहा, तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी कैसे, हम उसे ह्यूमन कैपिटल कैसे कंसीडर करेंगे, समझे। ठीक है। हैंस देयर इज अ पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इसकी वजह से क्या होता है हमारी इकोनॉमी में, हमारी कंट्री में, इसलिए क्या होती है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है, पुअर होती है। दिस इज द रीजन इन डेवलपिंग कंट्रीज। यही एक रीजन होता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है ना उनका ह्यूमन कैपिटल ग्रो करता है एक रेट फास्टर देन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ से ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है, ज़्यादा ग्रोथ होती है। यही हमारी इंडियन मतलब हमारी कंट्री में कौन सी प्रॉब्लम है हमारी, ये तो प्रॉब्लम कि हमारी किस रेट से, बहुत ज़्यादा रेट से ह्यूमन कैपिटल तो फॉर्म हो रही है, लेकिन जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कम रेट में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, समझे। यही क्या हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, समझे। हमें क्या करना होगा, अपनी ह्यूमन कैपिटल को भी क्या करना होगा, उन्हें भी अच्छे से हमें ग्रो करना होगा, उनको भी हमें एजुकेशन पे, हेल्थ पे उनके ध्यान देना होगा, समझे। चलते हम अपने नेक्स्ट पेज पे, चलिए एक टॉपिक और क्या बोला है हमसे,
एक्सप्लेन चैन इफेक्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये एक छोटा सा टॉपिक और इसमें हमें ये जानना है कि ये क्वेश्चन है, ये भी एक क्वेश्चन आपसे पेपर में पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मेन है कि आपको क्या एक्सप्लेन करना है, चैन इफेक्ट एक्सप्लेन करना है आपको किसमें, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। कैसे करेंगे? सबसे पहला ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जब हमारी कंट्री में क्या होगी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगी। अब हमारी कंट्री में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेट्स हो रही है तो उसकी वजह से क्या होगा, जीडीपी इंक्रीज होगा, होगा नहीं होगा? ठीक है। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल कैपिटल, अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो हम क्या कर पाएंगे, बेटर यूटिलाइज कर पाएंगे ना हमारे फिजिकल कैपिटल का। हाँ जी, कर पाएंगे। फिर अगर हम बेटर यूटिलाइजेशन कर पाएंगे फिजिकल कैपिटल का तो उससे क्या होगा, हम जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ेगी। अगर हम फिजिकल कैपिटल को और अच्छे से यूज कर रहे हैं तो हमारी क्या होगी, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। उसकी वजह से क्या होगा, अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो हमारी जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी। समझ रहे हो ना कि जब हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है तो हमारी जीडीपी ग्रोथ भी तो बढ़ेगी उससे। अगर जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी अलॉन्ग विद हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेट हो रही है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, तो प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ रही होगी, जैसे जैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेट हो रही है तो मतलब और लोग क्या करेंगे, पार्टिसिपेट हो रहे होंगे इसमें। तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है जीडीपी ग्रोथ किसके साथ, हाइगर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन भी बढ़ रहा है किनका, लोगों का, और एम्प्लॉयमेंट इससे क्या हो रही है, जनरेट हो रही है बहुत ज़्यादा। समझे? अगर ये हो रहा है, अगर हमारी जीडीपी ग्रोथ हो रही है तो हाइगर लेवल ऑफ इनकम। ऐसा तो नहीं है कुछ आपकी इनकम वही रहेगी, नहीं, आपकी अगर जीडीपी ग्रोथ हो रही है तो हमारी कंट्री की, तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी। ठीक है, समझे? आपकी इनकम भी बढ़ी, उसकी वजह से अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो हाइगर एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ। जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप क्या करोगे, एजुकेशन पे, पढ़ाई लिखाई पे और हेल्थ पे, मतलब स्वास्थ्य पे अपने क्या करोगे, पैसे खर्च करोगे। अगर आप इन पे सब एक्सपेंडिचर करोगे तो आप क्या करोगे, और ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ावा दोगे और अच्छी हमारी ह्यूमन कैपिटल आएगी, उसको हम क्या कर पाएंगे, अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे हमारी कंट्री में। समझे? यही इसमें बताया गया था कि अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगी तो बेटर यूटिलाइजेशन होगा फिजिकल कैपिटल का। अगर बेटर यूटिलाइजेशन होगा फिजिकल कैपिटल का तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो हमारी जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी किसके साथ, हाइगर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के साथ। समझे? फिर अगर ये होगा तो उसकी वजह से हमारी इनकम बढ़ेगी क्योंकि हमारी जीडीपी ग्रोथ हो रही है। अगर इनकम बढ़ेगी तो हम क्या कर पाएंगे, हेल्थ पे और एजुकेशन पे ज़्यादा पैसे खर्च कर पाएंगे। समझ गए? ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है हमारा, प्रॉब्लम फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। अब हम पे प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आती है, परेशानियां कौन कौन सी आती हैं जब हमारे यहाँ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेट होती है। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है तो कुछ प्रॉब्लम्स तो आएंगी, बिना प्रॉब्लम्स के तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहला, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है दिन पे दिन। ये भी एक मेन कारण है कि हमारी जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है कंट्री की, उसकी वजह से क्या हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में दिक्कत आती है। ब्रेन ड्रेन क्या होता है लोगों का, कि काम तो मतलब सब पढ़ाई लिखाई सब क्या करी, इंडिया में करी, लेकिन काम क्या कर रहे हैं बाहर जाके, उन मतलब बाहर जाके कनाडा वनाडा में, मतलब क्या कर रहे हैं, कनाडा अमेरिका फ्रांस हो गया, वहाँ जाके काम कर रहे हैं। वहाँ की ह्यूमन कैपिटल बन गए, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बन गए। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे तो अपने एजुकेशन ले ली, लेकिन बाहर जाके काम कर रहे हैं, मतलब उनकी इकोनॉमी में जाके क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है। डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग, हमारी कंट्री की मतलब कमी है कुछ मैन पावर प्लानिंग में। फोर्थ, इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन प्राइमरी सेक्टर में ऑन द जॉब ट्रेनिंग नहीं दी जा रही, अच्छे से नहीं दी जा रही, उसके वजह से भी। और लो एकेडमिक स्टैंडर्ड, और हमारे यहाँ एकेडमिक जो स्टैंडर्ड है बहुत ज़्यादा लो है। एजुकेशन जो दी जाती है, आपने देखा होगा हर जगह गली मोहल्लों में स्कूल खुल चुके हैं, आपको हर जगह कहीं दिख जाएंगे, कोई सा भी स्कूल दिख जाएगा। वहाँ पे क्या होता है, स्कूल तो खुल चुके हैं इतने सारे सॉरी, लेकिन क्या हो रहा है, लेकिन वहाँ की जो पढ़ाई है, मतलब जो उनकी एजुकेशन है, उनका बहुत ज़्यादा क्या है, लेवल लो है। वहाँ पे मतलब इतनी अच्छी से नहीं दे पाते। अब इन्हें एक एक करके सबको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा, राइजिंग पॉपुलेशन रिड्यूस द पीर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग फैसिलिटी रिलेटिंग टू हाउसिंग, सैनिटेशन, ड्रेनेज, वाटर सिस्टम, हॉस्पिटल, एजुकेशन, पावर सप्लाई। अब एक टॉपिक चीज़ समझते हैं, जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी ना, उस पर हमारा क्या रिड्यूस होता जाएगा, पर हेड अवेलेबिलिटी कम होती जाएगी। जैसे आप एक चीज़ समझिए, हम पे केक है,
ठीक है, केक के हमने 4 हिस्से कर दिए। अब यहाँ पे 3 व्यक्ति थे, चलो 4 व्यक्ति कर लेते हैं। इन सबको क्या दे दिया, एक एक हिस्सा दे दिया। अब 2 व्यक्ति और आ गए, मतलब 4 और मान लेते हैं, 4 और आ गए। ये क्या हुआ, हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, 4 नए पॉपुलेशन में और जुड़े। तो हमने क्या करा, इसके 2 हिस्से और कर दिया, मतलब सबके लिए हो गए। तो सबके क्या हो गया, कम हो गया सबके लिए, क्योंकि अब ये 2 इन्हें क्या मिल जाएंगे, इन्हें मिल जाएंगे। समझे। अब यही बताया गया जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन राइज होगी तो जो पर हेड एबिलिटी होती है रिसोर्सेज की, हाउसिंग से हो गया, सैनिटेशन हो गया, ड्रेनेज हो गया, वाटर सिस्टम हो गया, हॉस्पिटल, एजुकेशन, पावर सप्लाई, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ होती है। ये क्या हो जाएंगी आपके तरह से, मतलब क्या हो जाएंगे, रिड्यूस होती चली जाएंगी, और मतलब कम होती चली जाएंगी। इट एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, और ये बहुत बुरा प्रभाव डालती हैं किस पे, हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे। समझे। ऐसी सेकंड, ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन क्या होता है, माइग्रेशन ऑफ पर्सन बोर्न, मतलब जो माइग्रेट्स हो रहा है, मतलब जो पर्सन बाहर जा रहा है, जो पैदा हुआ है जो पर्सन, एजुकेटेड एंड ट्रेंड इन इंडिया, इंडिया में तो वो एजुकेशन ले रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, अपने आप को ट्रेन हो रहे हैं, लेकिन इंडिया टू अदर कंट्रीज इज अ सीरियस थ्रेट इन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इन इंडिया डूज हु माइग्रेट वर पर्सन टू हायर कैलिबर। इसमें लिखा नहीं, मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ कि इसमें ये होता है कि इंडिया में ट्रेन हुए, एजुकेशन ली, लेकिन काम क्या कर रहे हैं, बाहर जाके। इसकी वजह से क्या होता है, ब्रेन ड्रेन होता है, मतलब कि मानसिकता ऐसी होती है कि हमने एजुकेशन ले ली, लेकिन उन्हें तो काम तो यहीं करना चाहिए था, लेकिन वो क्या करते हैं, बाहर जाके काम करते हैं, उनकी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हिस्सा बनते हैं यहाँ का ना बन के। समझे। थर्ड, डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग है हमारी कंट्री में। जैसे इंडिया इज फेसिंग एन एक्सप्लोसिव प्रॉब्लम, हमारे एक बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव प्रॉब्लम जो देखी जाती है, फेस करी जाती है, जो किससे रिलेट करती है, ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट। किससे, ग्रेजुएट जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो ग्रेजुएशन तो हो गई, MBA हो गई, BTech हो गई उनकी, लेकिन वो क्या देखते हैं, इट्स शो द वेस्टेज ऑफ ह्यूमन पावर एंड ह्यूमन स्किल्स, कि उनके यहाँ, क्योंकि उनकी ह्यूमन जो पावर, जो इनकी स्किल्स है, उनकी क्या हो रही है, वेस्टेज हो रही है, क्योंकि उन पर नौकरियाँ नहीं है। इसे हम क्या बोलते हैं, इनकी अच्छी से, क्योंकि हमारी सरकार ने कोई प्लानिंग नहीं कर रखी कैसे लोगों को रोजगार मिलेगा, उसकी कोई प्लानिंग नहीं है अच्छे से, इसलिए हमारे यहाँ क्या होते हैं, बहुत ज़्यादातर सब क्या होते हैं, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट होती है ग्रेजुएट लोगों की। ठीक है। फोर्थ, इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या दे रखा है हम पे, मतलब क्या है, इनसफिशिएंट है हम पे प्लानिंग किसकी, हमारी जो ट्रेनिंग मिलती है प्राइमरी सेक्टर में। आपने देखा होगा पहले की तरह अभी भी ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पुराने मेथड्स यूज़ करते हैं, उसकी वजह से ज़्यादा अच्छे से प्रोडक्टिविटी नहीं भी आ पाती। लेकिन अब हमारे मॉडर्न इनपुट्स आ सके, टेक्नोलॉजी आ चुकी है, लेकिन उन्हें बताएगा कौन, उन्हें ट्रेनिंग कैसे मिलेगी, उसकी कमी है कि जो प्राइमरी सेक्टर है हैज़ नॉट रिसीव ड्यू अटेंशन इन द एरिया ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स। हमारे प्राइमरी सेक्टर में किसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा, कि जो हमारा प्रोफेशनल स्किल्स का जो एरिया है, उनका जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, उन्हें बताए कौन जाके, उन्हें सिखाएगा कौन। सो देयर इज अ सीरियस डेफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इसलिए क्या एक सीरियस डेफिशिएंसी, इसलिए सीरियसली कमी आ चुकी है किसकी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की, किसमें, प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी में। इसकी वजह से हमारी GDP क्या होती है, ग्रोथ हमारी डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। समझे। अब क्या बोला हमसे, फिफ्थ, लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। बताया था मैंने कि अब आप देखोगे हर गली मोहल्ले में क्या खुल चुके हैं, स्कूल खुल चुके हैं, कॉलेजेस खुल चुके हैं। आप कहीं भी जाओगे, कहीं भी आपको क्या दिख जाएगा, कोई ना छोटे मोटे सब, मतलब कुछ भी आपको स्कूल दिख जाएंगे। लेकिन अब जो वी हैव बीन ओपनली मैनी यूनिवर्सिटीज़, कई सारी यूनिवर्सिटीज़ खुल चुकी हैं, ओपन स्कूल्स खुल चुके हैं, जो अनमाइंडेड ऑफ देयर एकेडमिक स्टैंडर्ड। एज अ रिजल्ट वी हैव अ लार्ज आर्मी ऑफ हाफ बैक ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट। जिसकी वजह से क्या हो रहा है क्योंकि वहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होती है बहुत ज़्यादा पुअर होती है, मतलब बहुत ज़्यादा कम होती है। उसकी वजह से हाफ बैक जो अनग्रेजुएट लोग होते हैं और जो पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, जिन पे मतलब स्किल्स तो नहीं होती इतनी, मतलब इतनी नहीं होती, उन्हें डिग्री तो मिल जाती है, लेकिन उन पर वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं होती। उसकी वजह से क्या होता है, वो ना ढंग से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का हिस्सा बन पाते हैं, ना वो कुछ कर पाते। और डेफिशिएंट स्किल्स ओनली लोअर इट द लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, और वो जितने प्रोडक्टिविटी दे सकते हैं उसके हिसाब से भी काम नहीं कर पाते और ना अपनी प्रोडक्टिविटी दे पाते। इट इज़ ईजीली टू मेजर चेंज इन फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। आप ये तो पता लगा सकते हो कि फिजिकल कैपिटल में कितना चेंज आ रहा है यूनिट्स में, टर्म्स में, लेकिन
but it's difficult to measure change in human capital formation because a large number of factors that impact productivity of human beings are non quantitatable. अब ये बहुत ज़्यादा क्या है, डिफिकल्ट है मेजर करना कि जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में चेंज आ रहा है, ये लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं जो इम्पैक्ट करता है प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स और कंटिन्यू. जैसे हमारा 5 CR ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन थी जो कितनी बड़ी होगी 7 CR, लेकिन कुछ इसमें से ऐसे होते हैं कि जो बीमार हो गए, मन नहीं कर रहा, काम नहीं पे नहीं गए, तो इसमें से क्या हो जाएगा, फिर हम उन्हें नहीं जोड़ते ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में. इसी तरह और भी ऐसे कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो इस पर इफेक्ट डालते हैं. इसकी वजह से हम क्वांटिटी उनकी नहीं पता कर पाते, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. समझ गए? ये दो क्या आते हैं आपके मेन पॉइंट से, इन्हें आपको याद रखना है. ठीक है, एक सेकंड बच्चों. अब एजुकेशन एज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. अब एजुकेशन क्या है हमारे लिए? एजुकेशन एक एसेंशियल एलिमेंट है हमारे लिए, बहुत महत्वपूर्ण क्या है, एलिमेंट है. किसके लिए? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन रिसोर्स के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा अहम एक पहलू है हमारे, किसके लिए, हमारी डेवलपमेंट के लिए. समझे? अब देखते हैं एजुकेशन होती क्या है. एजुकेशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट. एजुकेशन क्या है? एक एसेंशियल एलिमेंट है. किसके लिए? ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए. क्यों? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, ट्रेनिंग एंड लर्निंग. अब ये कैसा प्रोसेस है? टीचिंग का, पढ़ाने, एक क्लास में जो बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, ट्रेनिंग का, उनकी ट्रेनिंग कैसी हो रही है, और लर्निंग का, आप सीख क्या रहे हो. स्पेशली इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, और स्कूल और कॉलेज में, इसलिए इसे क्या बोला जाता है आपका TTL. समझे? टीचिंग, ट्रेनिंग एंड लर्निंग. इट इम्प्रूव्स नॉलेज एंड डेवलपमेंट स्किल. आपकी क्या होती है, नॉलेज बढ़ती है, डेवलप होती है स्किल्स आपकी. अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, अगर देखा जाए किसके अकॉर्डिंग, सेंसस 2011 में जो हुई थी हमारी, 74.04% ऑफ अवर पॉपुलेशन लिटरेट. मतलब हमारी 74% क्या है, हमारी पॉपुलेशन लिटरेट है, पढ़ी लिखी है. 74.04%. समझ गए? याद रखना, 74.04% हमारी पॉपुलेशन क्या थी, लिटरेट थी. कब? सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग. अब दो आपसे कभी भी आपसे पेपर में पूछ लेते हैं डिफरेंसिंग के बारे में. अब दो वर्ड आते हैं, आपको भी अगर नहीं पता हो तो अच्छी बात है, आप देख सकते हैं, अगर पता हो तो और अच्छी बात, कि जो एजुकेशन वर्ड है और लिटरेसी वर्ड है, ये दोनों बहुत ज़्यादा अलग हैं, आपस में क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. कैसे? सबसे पहले डेफिनेशन, जो एजुकेशन होती है, एजुकेशन एनकम्पासिस 3 पैरामीटर्स. एजुकेशन के क्या पास कुछ 3 मतलब क्राइटेरिया होते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन. लिटरेसी का मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू रीड एंड राइट. मतलब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे दो व्यक्ति हैं. अब हम कहते हैं ना, ये पर्सन क्या एजुकेट है, ये पर्सन लिटरेट है, लेकिन ये बहुत अहम वर्ड है, इसका मतलब समझना जरूरी है. जैसे ये क्या है, लिटरेट है, ये क्या है, एजुकेट है. अब इनमें अंतर क्या होता है जानते हैं? अब हमने कह दिया किसी पर्सन को वो लिटरेट है, मतलब उसे खाली पढ़ना लिखना आता है, मतलब वो देख के पढ़ सकता है और लिख सकता है. ये नहीं कि पर्टिकुलरली इंग्लिश हिंदी नहीं, बस उसे लिखना आता है, पढ़ना आता है, मतलब रीड करना आता है और राइट करना आता है, लिखना आता है. समझे? मैंने ये नहीं बोला कि उसे मतलब स्किल्स हैं उसमें, वो कुछ भी पढ़ सकता है, लिख सकता है, नहीं, बस खाली वो पढ़ना जानता है और लिखना जानता है. लेकिन जो एजुकेट पर्सन होता है, उसे 3 लेवल से गुजरना होता है अपने आप को एजुकेट करवाने के लिए. पहले प्राइमरी एजुकेशन, फिर सेकेंडरी एजुकेशन, फिर उसे हायर एजुकेशन, मतलब MBA, BTech, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, उसे क्या करनी पड़ती है, कंप्लीट करनी पड़ती है. समझे? अब अगर हम किसी भी व्यक्ति को कहते हो लिटरेट, तो मतलब वो खाली पढ़ना लिखना जानता है. लेकिन हम कहते हैं ना किसी को कोई एजुकेशनल है, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, वो क्या है, इन 3 पैरामीटर से अभी क्रॉस हुआ होगा, जब जाकर हमने उसे क्या बोला, एजुकेट. समझे? जो इसका स्कोप होता है, एजुकेशन इज मच वाइडर कंसेप्ट देन लिटरेसी. एजुकेशन एक बहुत बड़ा मतलब वाइडर कंसेप्ट है, किसके, अदर देन लिटरेसी के कंपैरिजन में. ऐसी ये एक नैरो स्कोप है, मतलब इसका मतलब कम छोटा स्कोप है, किसके कंपैरिजन में, एजुकेशन के कंपैरिजन में. नोशन.
ऑल एजुकेटेड पीपल आर लिटरेट। हर एजुकेटेड पीपल क्या होता है? लिटरेट। अब भैया वो एजुकेटेड है तो उसे लिखना पढ़ना तो आता ही होगा, लेकिन ऑल लिटरेट पीपल आर नॉट नेसेसरी एजुकेटेड। लेकिन ये जरूरी है कि हर मतलब लिटरेट पीपल क्या हो? एजुकेटेड हो। समझ गए? ठीक है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? इंपॉर्टेंस, अहमियत क्या है हमारी, ऑब्जेक्टिव क्या है किसका? एजुकेशन का। फर्स्ट, एजुकेशन प्रोड्यूस रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। एजुकेशन क्या करता है? किस प्रोड्यूस करता है रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके अंदर? सिटीजन्स के अंदर। जैसे हमें क्या देना है? लोगों को वोट देने होते हैं, टाइम पे टैक्स देना होता है, और भी कई सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो सिटीजन्स को क्या दिलाई जाती हैं, उन्हें बताई जाती है। जो एजुकेशन होता है वो प्रोड्यूस करता है रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? सिटीजन्स के लिए। सेकंड, इट डेवलप्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसकी एजुकेशन की वजह से हमारे साइंस बढ़ती है, टेक्नोलॉजी बढ़ती है, डेवलपमेंट बढ़ती है। थर्ड, इट फैसिलिटेट यूज ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्स। इसकी वजह से, एजुकेशन की वजह से हम क्या फैसिलिटेट कर पाते हैं? नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्स को यूज कर पाते हैं, जैसे विंड पावर, सोलर पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और भी ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। फोर्थ क्या है हमारा? इट प्रमोट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ये किसको प्रमोट करता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करता है थ्रू ग्रेटर पार्टिसिपेशन। किसकी वजह से? जब लोग क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब लोग ग्रोथ और प्रोसेस के डेवलपमेंट में क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे, तो उसकी वजह से हमारी क्या होगी? इकोनॉमिक डेवलप होगी। समझे? फिफ्थ, इट एक्सपेंड मेंटल हॉरिजन ऑफ द पीपल। और ये लोगों का सोचने का तरीका, उनका मतलब उनकी मानसिकता को क्या करता है? बहुत ज़्यादा डेवलप करता है। सिक्स, इट प्रमोट्स कल्चर स्टैंडर्ड ऑफ द सिटीजन। और ये कल्चर स्टैंडर्ड बढ़ाता है किसके बीच में? हमारे सिटीजन्स के बीच में, एजुकेशन। सेवन, इट डेवलप ह्यूमन पर्सनैलिटी। और एजुकेशन अंतिम में क्या करती है? एक पर्सनैलिटी डेवलप करती है किसके लिए? जो ह्यूमन है उसको, मतलब वो एजुकेशन है उस पर, तो उसकी क्या होगी? नॉर्मली बात है, वो अलग ही उसका मतलब बिहेवियर होगा, पढ़ा लिखा है तो उसका क्या होगी कि उसकी अलग ही एक पर्सनैलिटी आपको दिख जाएगी। समझे? नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन एंड हेल्थ। अब जरूरत क्यों पड़ी एजुकेशन और हेल्थ में किसको इंटरफेयर करने की? सरकार को। अब ये जानेंगे क्यों सरकार इंटरवेंट करती है, मतलब क्यों अपनी दखल अंदाजी करती है किसमें? एजुकेशन और हेल्थ में। अब जानते हैं। सबसे पहले, these sectors need huge investment in form of high fixed expenditure। अब जो ये एजुकेशन सेक्टर और ये जो हेल्थ सेक्टर है ना, क्या करते हैं? ह्यूज इन्वेस्टमेंट, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मांगते हैं इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी। क्योंकि जो हाई फिक्स एक्सपेंस में मतलब जो एक बार पैसा लगाना है तो मतलब इतना लगना ही है, इसलिए इसमें सरकार को क्या करना पड़ता है? अपना योगदान देना होता है। सेकेंड, इट इज़ डिफिकल्ट टू एक्सपेक्ट प्राइवेट। और ये एक्सपेक्ट करना कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर है वो क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा हेल्थ में और एजुकेशन में, अनलेस दे आर अलाउड टू रिकवर देयर ह्यूज कॉस्ट थ्रू हाई प्राइस ऑफ दिस सर्विसेज। अगर प्राइवेट जो इन्वेस्टर वो अगर एजुकेशन और मतलब हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट करता भी है तो क्या करता है? अपना जो उसका ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगी है, जो उसका एक फिक्स प्राइस लगा है, उसको रिकवर करने के लिए हाई चार्जेस या हाई फीस रखता है। आपने देखा होगा प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? हाई फीस, हाई चार्जेस क्या करते हैं? उस पर क्या करते हैं? चार्ज करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है? वो अपना रिकवर कर पाते हैं, और लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसको क्या नहीं कर पाते? अफोर्ड नहीं कर पाते। उसकी वजह से हमारी कंट्री में कई सारे डिस्क्रिमिनेशन देखे जाते हैं, इसलिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है? आगे आना पड़ता है। थर्ड, पीपल इन अवर कंट्री कैन नॉट अफोर्ड हाई प्राइसेस फॉर एजुकेशन हेल्थ। और इसलिए हमारी कंट्री में जो लोग हैं वो क्या नहीं कर पाते? अफोर्ड नहीं कर सकते इतने हाई प्राइस और एजुकेशन और हेल्थ के लिए। समझ गए? फोर्थ, गवर्नमेंट इंटरवेंशन, जो गवर्नमेंट की दखल अंदाजी मतलब इंटरवेंशन जो करता है, इट इज़ टू एंश्योर, वो क्या देखता है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, डू नॉट एक्सप्लॉइट, कि वो किसको एक्सप्लॉइट ना करें? इंडिविजुअल्स, कंज्यूमर्स को, जो चार्ज कर रहे हैं हाई फी के अकॉर्डिंग। ठीक है? फिर एजुकेशन और हेल्थ केयर आर द बेसिक राइट्स ऑफ सिटीजन। जो एजुकेशन है, हेल्थ है, बेसिक राइट है किसका? हमारे ह्यूमन सिटीजन्स का, हमारी कंट्री के जो सिटीजन हैं उनका एक बेसिक राइट है। हैंस
द गवर्नमेंट नीड टू मेक प्रोविजन फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज। इसलिए हमारी गवर्नमेंट को प्रोविजंस बनाने पड़ेंगे कुछ, किसके लिए, हमारी एजुकेशन के लिए और हेल्थ के लिए, समझे, एटलीस्ट फॉर द बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। लेकिन हमें आखिरकार मतलब नॉर्मली हमें बनाने भी चाहिए किसके लिए, अगर आप बनाए ना बनाए, लेकिन आपको किसके लिए बनाने हैं, एटलीस्ट बैकवर्ड सेक्शन के लिए तो बनाए प्रोविजंस, एजुकेशन और हेल्थ के लिए। क्लियर ये वाला पॉइंट। हमने जाना गवर्नमेंट क्यों इंटरवेंट करता है हमारी एजुकेशन और हेल्थ में, बिकॉज जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं वो हम उनसे इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो इसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि इसमें ह्यूज कैपिटल लगती है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगती है मॉनिटरी टर्म्स पे, और ये फिक्स्ड एक्सपेंडिचर होता है जो हमारी कंट्री में जो पीपल हाई प्राइस अफोर्ड नहीं कर सकते एजुकेशन और में और हेल्थ में। इसलिए गवर्नमेंट को इंटरवेंट करना पड़ता है प्राइवेट स्कूल्स और हॉस्पिटल जो, क्योंकि वो एक्सप्लॉइट ना कर सके कंज्यूमर को, और उन्हें क्या देनी पड़ती है, प्रोविजंस बनाने पड़ते हैं हमारे सिटीजन्स के लिए, क्योंकि सबका क्या है, एक बेसिक राइट है क्या, एजुकेशन और हमारी हेल्थ। समझ गए। नेक्स्ट क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। अब देखते हैं जो गवर्नमेंट हो कितना एक्सपेंड करती है हमारी एजुकेशन पे, जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट, द एजुकेशन कमीशन 1964 टू 1966, जो हमारी एजुकेशन कमीशन थी 1964 से 66 में, हैड रिकमेंडेड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मस्ट स्पेंड अराउंड 6% ऑफ जीडीपी ऑन एजुकेशन टू अचीव एजुकेशनल ग्रोथ। कि जो एजुकेशन कमीशन है ना हमारी, उसने क्या बोला 1964 से 1966 में, उसने ये रिकमेंड करा किसको, गवर्नमेंट को, जो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट थी, उसे ये बताया कि वो स्पेंड करे अपना अराउंड 6% ऑफ जीडीपी ऑन एजुकेशन। वो किस पे स्पेंड करे, एजुकेशन पे। कितना, याद रखना 6% ऑफ जीडीपी, जीडीपी का 6%, मतलब 6% ऑफ जीडीपी किस पे खर्च करे, हमारी एजुकेशन पे। ये किसने कहा था, द एजुकेशन कमीशन ने। क्यों, क्योंकि हम अपना अचीव कर सके एजुकेशन ग्रोथ, ठीक है। लेकिन कंपेयर टू द रिकमेंडेड लेवल, लेकिन जो उन्हें बताई गई लेवल थी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेंडिंग अराउंड 4% ऑफ जीडीपी ऑन एजुकेशन विच इज क्वाइट इनएडुकेट। लेकिन जो हमारी सरकार थी उसने कितना करा खर्च, 4% ऑफ जीडीपी। कहा कितना गया था, 6%। कर कितना रही है खर्च, 4%, जो क्या था, क्वाइट इनएडुकेट था, जो मतलब उसके अकॉर्डिंगली अच्छा नहीं था हमारी किसके लिए, एजुकेशन ग्रोथ तक पहुंचने के लिए नहीं था, बेनिफिट्स नहीं था इतना कि वो इतना कवर कर सके। क्योंकि जो हमारी एजुकेशन कमीशन उसने क्या बोला था, 6% से हमारी क्या हो सकती है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड, ये जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसने क्या अपॉइंट करा, एक तपास मंजूमंदर कमेटी, उसने क्या बनाई, एक तपास कमेटी बनाई। इसमें क्या रिकमेंड करा गया, विच रिकमेंडेड, जिसने क्या बताया हमारी सरकार को कि डेट द गवर्नमेंट शुड स्पेंड, अगर सरकार खर्च करती है कितना, 1.37 लाख करोड़, कितना 1.37 लाख करोड़ किस पे, ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल में, हर साल कितने 1.37 लाख करोड़, मतलब हर साल नहीं 10 ईयर्स है, कि 1998 से 1999 टू 2006 से 7 तक, टू ब्रिंग ऑल द चिल्ड्रन एज ग्रुप 6 से 14 ईयर्स। ये किसकी बात हो रही है, 6 से जो 14 साल तक के बच्चे उन पे खर्च करने की बात हो रही है, अंडर द एजुकेशन कवर, कि जिनकी एजुकेशन कवर हो सके, ठीक है। द एक्सपेंडिचर इंक्लूड एजुकेशन इंडिया इज फ्लक्चुएटिंग, लेकिन जो हमारे एक्सपेंडिचर हैं एजुकेशन में वो फ्लक्चुएट होते हैं, कभी हाई कभी कम फ्लक्चुएट होते हैं, कभी इंक्रीज इन सम ईयर्स, कभी कई साल क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे कि ज़्यादा खर्च हो रहा है पैसा, कभी डिक्रीज हो जाएंगे, ये ऐसा चलता रहता है, ठीक है। बस आपको इसमें याद रखना था कि एजुकेशन कमीशन ने कितना रिकमेंड करा था, 6% ऑफ जीडीपी, लेकिन हमारी सरकार ने कितना खर्च करा, 4% ऑफ जीडीपी। और एक हमारी जो गवर्नमेंट थी उसने तपास कमेटी बनाई थी, जिसने क्या रिकमेंड करा था, जो गवर्नमेंट है स्पेंड करे 1.37 लाख करोड़, कितने साल के लिए, 10 साल के लिए, किस एज ग्रुप पे, 6 से 14 ईयर्स। समझ गए। ड्यूरिंग 1952 से 2014 देखते हैं, एजुकेशन एक्सपेंडिचर एज अ परसेंट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इंक्रीज फ्रॉम 7.92% टू 15.7% ऑन प्राइमरी एजुकेशन। कब की बात हो रही है इसमें, 1952 में 2014 में जो एजुकेशन एक्सपेंडिचर था, जो हमारा परसेंटेज था किसका, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, जो टोटल एक्सपेंडिचर था गवर्नमेंट का, जो इंक्रीज हो गया कितना, 7.92% से कितना बढ़ के हो गया 15.7% किस पे, प्राइमरी एजुकेशन पे, मतलब
8 से जो मतलब 6 से 8 तक के फर्स्ट क्लास से 8 तक की जो क्लास होती है उनका क्या हो गया, उन पे खर्च करना स्टार्ट कर दिया प्राइमरी एजुकेशन पे। समझ गए? मोस्ट ऑफ द एजुकेशन एक्सपेंडिचर गोज टू द एलिमेंट्री एजुकेशन। ये किस पे देना गया, सबसे ज़्यादा खर्च सरकार किस पे करती है, हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन पे, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन, समझे? एक्सपेंडिचर ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो एक्सपेंडिचर था एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब 49%, मतलब 50% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर एजुकेशन। मतलब 100 में से अगर 50 करोड़ है तो किस पे खर्च करे जा रहे हैं हमारे, खाली प्राइमरी एजुकेशन पे, एलिमेंट्री एजुकेशन पे। और जो टर्सरी एजुकेशन है मतलब हमारी कौन सी, हमारी जो कॉलेजेस की हो गई, टर्सरी हमारी एजुकेशन होती है, उस पर कितना खर्च करा जा रहा है, 12.74% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। लेकिन इन 2014 से 15 जो स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश है वो सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही थी, मतलब किस पर हाइकर एक्सपेंडिचर कर रही थी एजुकेशन पे, जो लोवेस्ट था कहाँ पे, बिहार में। बिहार में उस टाइम सबसे कम था, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा था। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, याद रखें इसे। अब राइट टू एजुकेशन आरटी एक्ट, एक हमारा एक्ट था कि राइट टू एजुकेशन, हर बच्चे को क्या है, एजुकेशन लेना एक एक्ट है, मतलब राइट है सब बच्चों का। कि इन 2009 कि हम जानते हैं कि 2009 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मेड एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट फॉर ऑल चिल्ड्रन। 2009 में गवर्नमेंट ने, मतलब सरकार ऑफ इंडिया, मतलब जो हमारी सरकार है इंडिया की, उसने क्या करा, एक जो एजुकेशन है उसने एक फंडामेंटल राइट बना दिया, मतलब सबके लिए वो मतलब कंपलसरी कर दिया कि जो चिल्ड्रन है हमारे इंडिया के, उसको जो जैसे एज ग्रुप 6 से 14 ईयर्स, उनके लिए क्या है, एक कंपलसरी है कि वो एजुकेशन उन्हें मिले। आवर गवर्नमेंट हैज़ इंटरेक्टेड, हमारी गवर्नमेंट ने इंटरेक्ट करा राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट में, एंड एनेक्टेड करा विच इज ऑल्सो नोन एज राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसे हम किस नाम से भी जानते हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसमें उन्हें फ्री एजुकेशन दी जाएगी। अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अंदर द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, हमें क्या दी जाएगी, इसमें फ्री एजुकेशन दी जाएगी इस एक्ट के दौरान। कंपलसरी जो इतनी भी आपको एजुकेशन, जैसे 6 से 14 ईयर्स का जो एज ग्रुप इसमें डिसाइड करा गया है फॉर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स, जो 14 साल तक, मतलब 14 साल तक के बच्चे हैं, समझे। टू कॉप विद दिस एक्सपेंडिचर, इस एक्सपेंडिचर को कवर करने के लिए जो गवर्नमेंट होती है क्या करते हैं, स्टार्ट करा उन्होंने लेविंग 2% एजुकेशनल सेस ऑन ऑल यूनियन टैक्सेस, जितने भी यूनियन टैक्सेस होते हैं ना उस पर 2% टैक्स लेने लगी इन सारे एक्सपेंडिचर को कवर करने के लिए, किस नाम से, एजुकेशनल सेस। समझ गए? एजुकेशनल फाइनेंस, हु स्पेंड्स ऑन एजुकेशन एंड हाउ मच। अब हम जानेंगे एजुकेशन फाइनेंस मतलब कौन कितना खर्च कर रहा है किस पे, एजुकेशन पे। स्टेट गवर्नमेंट स्पेंड्स 10 to 30% ऑफ टोटल एनुअल बजट ऑन एजुकेशन, जो हमारी मतलब स्टेट गवर्नमेंट है वो कितना स्पेंड कर रही है अपने खर्चे का, टोटल 10 to 30% वो किस पे खर्च कर रही है, एजुकेशन पे। जो कंट्रीब्यूट करता है कितना, 74% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। 74% हमारी एजुकेशन का, जो एजुकेशन में खर्च होने वाला पैसा कौन खर्च करता है, स्टेट गवर्नमेंट हमारी इंडिया की। और जो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कितना स्पेंड करती है, 45,000 करोड़, मतलब 3% ऑफ इट्स टोटल एनुअल बजट एनुअली। 74% स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कितना खर्च करती है, 3%, मतलब 45,000 करोड़ रुपीस। समझ गए? टोटल एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट ऑन एजुकेशन, इसलिए गवर्नमेंट का कितना मतलब कंट्रीब्यूशन माना जाता है, 80 to 90% माना जाता है कि 100 में से 80 to 90% तो सरकार खर्च करती है किस पे, एजुकेशन पे हमारी कंट्री में। पेरेंट्स मान लेते हैं कुछ 4 to 5% किस वे में, फीस हो गया कुछ, मतलब कॉन्ट्रीब्यूशंस हो गए, वो किस में करती है, एजुकेशन में स्पेंड करती है। प्राइवेट ट्रस्ट हो गई जो 7% खर्च करती है हमारी एजुकेशन में। समझ गए? अब हम देखते हैं एजुकेशनल अचीवमेंट्स इन इंडिया। अब हमारे अचीवमेंट्स देखते हैं, हमने इतनी तो बात कर ली, लेकिन अब हम अचीवमेंट्स देखते हैं इंडिया में एजुकेशनली हमें कितनी सारी अचीवमेंट्स हुई। एक्सपेंस ऑफ जनरल एजुकेशन, देखिए अभी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल्स में 1950 से 51 और 2015 से 16 की बात हो रही है कि पहले 2.23 लाख थे, अभी कितने बढ़ गए हमारे, कितने प्राइमरी एंड जो मिडिल स्कूल्स हैं इनकी संख्या कितने हो गई, 2.3 लाख से कितने हो गए, 12.70 लाख। ठीक है। सेकंड,
जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स होते हैं उनकी कितनी हो गई 7.4 थाउजेंड से कितनी बढ़ के हो गई 2.52 लैक्स। देखेंगे आपने कितना इन्होंने हाई जंप लिया है। कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ कितनी हो गई, कॉलेजेस 578 कॉलेज थे उस टाइम, अब कितने हो गए बढ़ के उस टाइम 39,071। यूनिवर्सिटीज़ कितनी थी पहले 27, अब कितनी हो गई इसमें 799। आपने देखा होगा कितना ज़्यादा, आपने देखा इसमें कितना ज़्यादा जंप आया है, ठीक है। ऐसे ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्राइमरी और जो मिडिल स्कूल्स में बच्चे थे पहले कितने पढ़ते थे 19.15 लाख, अभी कितने बढ़ के होगा 17 करोड़। देखेंगे आपने इसमें कितना गुना जंप मारा है। ऐसे सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में पहले बच्चे थे 15 लाख, अब कितने हो गए 3.2 CR, मतलब 3.2 करोड़। ऐसे हायर एजुकेशन के लिए पहले 3.6 लाख थे, अब कितने हो गए 346 लाख। देखा कितना ज़्यादा हमारी अचीवमेंट्स हुई इंडिया के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। एजुकेशनल अटेनमेंट्स इन इंडिया, अचीवमेंट्स आएगा यहाँ पे। पर्टिकुलर्स देखते हैं, जेंडर के बेस पे देखते हैं हम। अडल्ट लिटरेसी रेट, अडल्ट लिटरेसी रेट देखते हैं। मेल में पहले कितना था 61.90%, 2000 में कितना हुआ 68.4%, और 2005 से 10 में कितना हुआ 76.7%। आपने देखा होगा बड़ा मेल में, लेकिन उस टाइम कितना था फीमेल में 37.9, फिर बढ़ा 45.4, 54.9, देखा बढ़ता गया। अब प्राइमरी कंपटीशन रेट मेल 78, 85, 96 बढ़ गया 61, 69, 95, देखा बढ़ता गया ये भी। यूथ लिटरेसी रेट कितना है हमारे यहाँ मेल का 76.6, 79.7, 88, फीमेल में 54.2, 64.8 हुआ, फिर 74%, ठीक है। अब हमने ये सब देखा, लिटरेसी रेट कितना था हमारे इंडिया में, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, अभी हमसे पेपर में कभी कभी पूछ लेते हैं कि फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं, वन वर्ड आंसर हो गए। अब हमें कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है कि सबसे पहले एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अब हमें इनके बस एक फंक्शन जानना है और इनके नाम जानना है, इनकी फुल फॉर्म याद रखनी है। हमने एनसीईआरटी की फुल फॉर्म याद रखनी है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये किस पे ध्यान देते हैं, डिज़ाइन करते हैं हमारे टेक्स्ट मटेरियल अप टू द सीनियर सेकेंडरी लेवल, मतलब 12th क्लास तक। कहाँ तक 12th क्लास तक की जितने भी टेक्स्ट मटेरियल होते हैं कौन डिज़ाइन करता है, हमारी एनसीईआरटी, मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, समझ गए। यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, अब ये क्या है, ये काम करती है, इट इज़ अ फंडिंग अथॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज लेवल। जो यूनिवर्सिटी लेवल होती है उनको फंड करती है, उनको कुछ दिक्कत ना है पैसों से रिलेटेड। इट इज़ ऑल्सो फ्रेम्स रूल्स एंड रेगुलेशन, एक रूल्स और रेगुलेशंस बनाते हैं रिगार्डिंग हायर एजुकेशन हमारी कंट्री के रिगार्डिंग, समझ गए। ऐसी AICT, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन हो गई, बीटेक हो गया, ऐसे कोई और भी मतलब हमारे क्या होते हैं कोर्सेज होते हैं उनके लिए, कि ये फ्रेम करती है रूल्स और रेगुलेशन रिगार्डिंग टेक्निकल इंजीनियरिंग एजुकेशन इन कंट्री, समझ गए। ऐसी ICMR, मेडिकल के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये मेडिकल के लिए, इसमें ही फ्रेम करते हैं रूल्स और रेगुलेशन रिगार्डिंग किसके लिए, जो एजुकेशन किससे रिलेट करती है, रिसर्च इन द हेल्थ सेक्टर में, समझ गए। हमें याद रखनी है NCERT, UGC, AICT, ICMR, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, समझ गए। अब जानते हैं एक छोटा सा टॉपिक और, एजुकेशन इज ऑन अ स्टिल अ चैलेंजिंग प्रोपोजिशन। अब एजुकेशन भी एक अभी तक हमारे लिए क्या बना गया है, एक चैलेंजिंग माना जाता है हमारे प्रोपोर्शन के लिए। जैसे सबसे पहला लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स, हमारी कंट्री में क्या है बहुत ज़्यादा इलिटरेट्स हैं, उनकी पावर हमारे मतलब संख्या बहुत ज़्यादा है। जैसे इंडिया इज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ इलिटरेट, अब हमारे यहाँ बहुत सारे इलिटरेट्स हैं। इन द वर्ल्ड अराउंड 36 करोड़ पीपल आर इलिटरेट इन इंडिया, हमारे इंडिया में क्या है 36 करोड़ पीपल्स क्या है इलिटरेट हैं, जो पढ़ना लिखना भी नहीं जानते। सेकेंड, इनएडुकेट वोकेशनलाइजेशन, हमारे यहाँ मतलब वोकलाइजेशन अच्छी नहीं है। जैसे एजुकेशन इन अवर कंट्री इज़ लार्जली डिग्री ओरिएंटेड, हमारे यहाँ कैसी है डिग्री ओरिएंटेड है, मतलब जितनी भी कंपनी होती है क्या करती हैं, जो बच्चे पढ़ाए जाते हैं उनका डिग्री पे फोकस होता है, उन्हें डिग्री मिल जाए, वो रटवाते जाते हैं रट्टू तोता की तरह। नहीं, हमें कैसा हमारा फोकस होना चाहिए, उनकी स्किल्स बढ़े, क्या बढ़े, उनकी स्किल्स बढ़े, उनकी नॉलेज बढ़े। लेकिन हम पे किसका फोकस होता है ओनली,
कि हमें क्या मिल जाए, डिग्री मिल जाए बस हमें। लेकिन फोकस किस पे करना है, आपने देखा होगा अभी बच्चों की हमारे नए नए प्रोग्राम्स आते हैं कि बच्चों की स्किल्स बढ़ानी है, बच्चों को क्या करना है, उनको डेवलप करना है, उनकी स्किल्स हो गई, ट्रेनिंग देनी है उन्हें। हैंस द रेट ऑफ एजुकेशन एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, इसकी वजह से जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होती है उन पर डिग्री तो होती है लेकिन स्किल्स नहीं होती, इसलिए वो क्या होती है हमारी कंट्रीज में क्या हो रही है, राइज हो रही है कंट्रीशनली। ऐसी जेंडर बियास हो रहा है, द एम्प्लॉयमेंट रेशियो इज़ वेरी लो, जो हमारा एम्प्लॉयमेंट रेशियो बहुत ज़्यादा क्या है, लो है, बिकॉज ऑफ फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स एंड देयर ड्रॉप आउट रेशियो इज़ वेरी हाई। अब जो फीमेल कैंडिडेट्स होते हैं और जो ड्रॉप आउट रेशियो होता है उनको जो पढ़ाई छुड़वा देते हैं, फीमेल को हम नहीं लेंगे, हम मेल्स को अपॉइंट करते हैं ओनली, इसकी वजह से जेंडर बियास की वजह से भी क्या है, हमारा एजुकेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के रह चुका है। ऐसी लो रूरल अक्रॉस एक्सेस लेवल, हमने देखा था कि प्राइमरी लेवल पे हम क्या नहीं कर पाते, ऑन द जॉब ट्रेनिंग उन्हें नहीं भी दे पाते, उसकी वजह से भी द एक्सेस ऑफ एजुकेशन कंसिडरेबली लो। एजुकेशन लो कहाँ पे है, हमारी रूरल पॉपुलेशन में कंपेयर करा जाए अर्बन पॉपुलेशन के कंपैरिजन में। यही हमारे 4 पॉइंट्स है, लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट है, इनएडुकेट वोकलाइजेशन है, जेंडर बियास है और लो एक्सेस लेवल है, समझे। ऐसी फिफ्थ प्राइवेटाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन की वजह से भी होता है कि बीइंग वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। प्राइवेट एजुकेशन हैज़ इंक्रीज द गल्फ बिटवीन एक्सेस द लेवल ऑफ रिच एंड पुअर, और ये जो रिच और पुअर का लेवल होता है, गरीब अमीर का बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस पैदा करती हैं कौन, जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, प्राइवेट हेल्थ सेंटर्स होते हैं, उनकी वजह से। ऐसी 6 लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, और जो सरकार होती है किस पे पैसा खर्च करती है, मतलब कम खर्च करती है ना एजुकेशन पे, कि हमसे कहा कितना कितना सरकार के लिए कि 6% खर्च करे जीडीपी का टोटल, कर कितना रही थी 4%। यही इसकी वजह से एजुकेशन कमीशन जो है उसने रिकमेंड करा था गवर्नमेंट को कि इंडिया मस्ट स्पेंड अराउंड 6% और जीडीपी ऑन एजुकेशन, जो अचीव कर सके हमारा एजुकेशनल ग्रोथ। लेकिन कंपेयर रिकमेंडेड जो लेवल थी उसकी नहीं करके गवर्नमेंट ने क्या करा, स्पेंड करा अराउंड 4% ऑफ जीडीपी एजुकेशन पे, जो क्या था बहुत कम था, बहुत ज़्यादा इनएडुकेट था, बहुत ज़्यादा कम था, ठीक है। इस बुक के 2 छोटे से लास्ट टॉपिक जानते हैं। 96.5 चिल्ड्रन आर नाउ स्कूल गोअर्स। अब हमारी कंट्री में देखा जाए कि 96.5% चिल्ड्रंस क्या है हमारे यहाँ, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं। बट द क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एजुकेशनल कंटिन्यूज टू बी डिसअपॉइंटिंग। लेकिन जो हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी अब बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा लो है। आपने देखा हो सरकारी स्कूलों में वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इनकी एजुकेशन कैसी है, जैसे गली मोहल्ले में आपको कितने सारे स्कूल दिख जाएंगे, वहाँ का वो जो क्या है एजुकेशनल लेवल है वो क्या है, बहुत ज़्यादा कम है, मतलब इतने अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता वहाँ पे जितना पढ़ाना चाहिए। एज पर राइट्स ऑफ एंड यू, मतलब क्राई एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। क्राई कहता क्या है, उसके उनके सर्वे के अकॉर्डिंग जो चिल्ड्रन कंटिन्यू नहीं कर पाते, रिफ्यूज टू एडमिशन इन स्कूल, जो उनके एडमिशन नहीं हो पाते बच्चों के किसी भी कारण से, कई सारे स्कूल उन्हें एडमिशन नहीं देते। क्यों नहीं दे पाते, बिकॉज उन पर लैक ऑफ ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स होती है, मतलब कहीं बाहर से आए हैं बच्चे, उनके पेरेंट्स कहीं बाहर से आए हैं, उनका माइग्रेशन हुआ है, माइग्रेट हुए हैं वो, लेकिन उन पर पूरी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती ट्रांसफ़र की, उसकी वजह से उनके एडमिशन नहीं हो पाते। बर्थ रजिस्ट्रेशन नहीं होता, उनका जन्म कहाँ पे हुआ है, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस नहीं होता, वो यहीं इसी देश मतलब इसी स्टेट के हैं या नहीं है। जो पेरेंट्स होते हैं कंपेयर टू पे हाई फीस, और जो पेरेंट्स होते हैं वो उन्हें फीस हाई पे करनी होती है, कुछ नहीं कर पाते पे, इसकी वजह से उनके क्या होते हैं, एडमिशन्स कैंसिल हो जाते हैं। एक आता है हमारा मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग। ये है क्या, इट रिफर्स टू अ वे ऑफ लर्निंग। एक ऐसा लर्निंग करने का वे है जिसमें इन्वॉल्व है फोकसिंग ऑन डाइवर्स पर्सपेक्टिव। हमारी फोकस इसमें किस पे करा गया है, डाइवर्स पर्सपेक्टिव। हमारे कई सारे पर्सपेक्ट होने चाहिए लर्निंग करते समय, और डिफरेंट डिसिप्लिनरीज ऑफ लर्निंग होने चाहिए। और लर्निंग के लिए हमारे जब हम लर्निंग करते हैं तो क्या होने चाहिए, कई सारे डिसिप्लिनरीज होने चाहिए, कई अलग अलग तरीके की मतलब लर्निंग्स की ट्रिक्स होनी चाहिए, हमारे मेथड्स होने चाहिए जिसमें हम फोकस कर सकें, समझे। याद रखना, क्राई, चाइल्ड राइट्स एंड यू, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्या होता है, ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द क्या करेंगे, रूरल डेवलपमेंट करेंगे। अगर आपको इस चैप्टर में कुछ भी आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप हमसे कमेंट सेक्टर में पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम अपनी वीडियो में बहुत जल्द। बाय बाय, सी यू।